हिंदुस्तान अनेक धर्मों का देश, अनेक परंपराओं का देश कहा जाता है। एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, तो दूसरी तरफ हम उलझे हैं कई तरीकों के जिहाद में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, नारकोटिक जिहाद। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है लव जिहाद। लव जिहाद का एक नहीं बल्कि सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में समेत कई अनेक राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून भी बनाए जा चुके। लेकिन इस देश का मुसलमान ये तो कहता है कि लव जिहाद गलत है, लेकिन इस बात को नहीं मानता कि लव जिहाद जैसी कोई चीज अस्तित्व में है। लेकिन असलियत क्या है वो सब जानते हैं। पिछले करीब साल भर में हमने बहुत कुछ देखा। कश्मीर फाइल्स का एजेंडा बताया गया, पठान में दीपिका की अंगिया का खूब विवाद देखने को मिला, सो कोल्ड सेक्युलर गैंग ने धर्मनिरपेक्षता की खूब चाशनी चाटी, और अब द केरला स्टोरी को लेकर भी एक एजेंडा शुरू कर दिया गया। इस फिल्म में दिखाए गए आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ उस हकीकत को नहीं बदला जा सकता। आज कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब हैं। आज इसकी सारी हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, तो सबसे पहले तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इस देश में हर छठवें महीने चुनाव होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को हर छठे महीने एक फिल्म रिलीज कर देनी चाहिए। अब तक बीजेपी फिल्मों के सहारे ही तो चुनावों को जीतती आई है। तो सबसे पहले तो ऐसे बिना तथ्य वाले तर्कों से खुद को बाहर निकालने की जरूरत है। अब दूसरी बात, कहा जाता है कि कम्युनिस्ट लोग किसी धर्म को नहीं मानते और केरल में कम्युनिस्टों की सरकार रही है। तो फिर वीएस अच्युतानंदन ने क्यों कहा था कि आने वाले 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? उस वक्त वीएस अच्युतानंदन केरल के सीएम हुआ करते थे। वो तो किसी धर्म की परवाह नहीं करते थे, वो फिर भी इस बात को लेकर चिंतित थे पीएफआई का जन्म कहां हुआ और क्यों इसे बैन करना पड़ा। यहां तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने क्यों कहा कि एनडीएफ केरल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की चाशनी को चाटने वाले अब इस हकीकत को नहीं देखेंगे। इसे एजेंडा बताएंगे। दीपिका की अंगिया में जिन्हें एजेंडा नजर आता था वो इन बर्बाद होती जिंदगियों पर चुप हैं। चुप ही नहीं, इसे राजनीतिक पार्टियों का गढ़ा हुआ नैरेटिव बता रहे हैं। ये लोग पता है किस मानसिकता के लोग हैं। आतंकी हफीज को ये लोग साहब बताते हैं, ओसामा में इन्हें जी नजर आता है, बुरहान वानी को ये भटका हुआ नौजवान बताते हैं, जहरीले जाकिर नायक को उपदेशक बताते हैं, माफिया तीक को जिंदाबाद बताते हैं और योगी और मोदी को मुर्दाबाद बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि यह वही केरल है जहां एक आतंकवादी अब्दुल नजीर मदनी को छुड़ाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने बिल पास कर दिया था ताकि आतंकी को छोड़ा जा सके। यह आतंकी 1998 कोयम्बटूर बम धमाकों का दोषी था। तो ऐसे में क्या ही उम्मीद की जा सकती है, आप खुद सोचिए। केरल की कोर्ट में 5000 मामले दर्ज हैं। आंकड़े जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार ऐसे भी होंगे जिन्होंने मामला ही दर्ज नहीं करवाया होगा और 5000 दर्ज भी हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि ये आंकड़ा 32,000 से भी ज्यादा हो या फिर इससे कम हो। केरल में महिलाओं का धर्मांतरण ज्यादा करवाया जाता है पुरुषों के मुकाबले। आज हिंदुस्तान के नाम से जो देश जाना जाता है उसमें 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है। 2009 से लेकर आज तक कई प्रकाशन इस केरल के जिहाद के बारे की बर्बरता को दर्शा चुके हैं, छाप चुके हैं, लेकिन ये लोग यकीन नहीं करेंगे। एजेंडा बताएंगे। तमिलनाडु में एक गांव है कोलतार, यहां मुस्लिम आबादी 75% से ज्यादा है। तो इन लोगों ने यहां लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाए, ऐसी मांग कोर्ट के सामने की। और दुर्भाग्य देखिए, ये मांग पूरी कर दी गई, लेकिन जब 2013 में विवाद ज्यादा बढ़ा तो इसे फिर वापस लिया गया, ये फैसला वापस किया गया। नहीं तो 18 साल से घटाकर 16 साल मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र कर दी गई थी। तो ऐसा दोगला रवैया क्यों और कब तक चलेगा? कश्मीर में जिन पंडितों ने विस्थापन का दर्द झेला उन्हें लोग कोसते हैं और कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब नई मांग उठ रही है कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए।
ठीक वैसे ही सांप लौट रहे हैं इनकी छातियों पर, जैसे कश्मीर फाइल्स के वक्त लौटा करते थे। और असर भी दिखने लगा है। केरल के डीजीपी ने फिल्म से जुड़े लोगों पर शिकायत दर्ज करने का आदेश दे दिया। वैसे फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग कुछ वैसी ही है जैसी द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद की जा रही थी। द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार को घृणा फैलाने और गलत बयानबाजी करने वाली फिल्म बताकर खारिज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। ठीक उसी तरह से द केरल स्टोरी पर भी इन आरोपों के साथ बैन लगाने की मांग की गई। यह अलग बात है कि यह फिल्म भी कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की तरह ही केरल की लड़कियों से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित है। खैर, इस पर चर्चा से पहले जान लेते हैं कि फिल्म द केरल स्टोरी के टीजर में और उसके ट्रेलर में क्या दिखाया गया। इस फिल्म का ट्रेलर तो आप देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। द केरला स्टोरी फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत शालिनी के हंसते खेलते हिंदू परिवार से होती है जो केरल में रहती है। अगले ही सीन में आदा खान, जो शालिनी की भूमिका निभा रही हैं, उनके हाथ में हथकड़ी नजर आती हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि उसने ISIS कब ज्वाइन किया था। तो इस सवाल के जवाब में वो बताती हैं कि पहले ये जानना जरूरी है कि ISIS क्यों और कैसे ज्वाइन किया गया। फिर वो सुनाती हैं एक झकझोर देने वाली कहानी, कैसे हॉस्टल में शालिनी की मुलाकात एक मुस्लिम लड़की से होती है जो शालिनी के साथ साथ बाकी हिंदू लड़कियों को बताती है, या यूं कहें कि ब्रेन वॉश करती है कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। तभी कुछ धर्मगुरुओं को दिखाया जाता है जो कहते हैं हिंदू लड़कियों को करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए निकल पड़ो। फिर शुरू होता है असली खेल। मिशन पर निकली मुस्लिम लड़की शालिनी और बाकी लड़कियों के साथ मेलजोल बढ़ाती है। फिर वो उन्हें भगवान पर विश्वास करने को लेकर ब्रेन वॉश करती है। उन्हें बताती है कि अगर हिजाब पहनोगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी छेड़ने की या रेप करने की, क्योंकि अल्लाह लड़कियों की रक्षा करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही लड़कियों की रक्षा कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाती जाती है और आखिर में शालिनी निकाह करके फातिमा बन जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, अगर हिजाब पहनोगी तो कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। यहाँ दो बात है, पहली, क्या कपड़े देखकर छेड़छाड़ होती है, क्या कपड़े देखकर लड़कियों का रेप किया जाता है। आखिर ये मानसिकता कब तक चलती रहेगी इस देश में। और दूसरी बात, पोल को खोलने के लिए ही नहीं बल्कि इन लोगों को उधेड़ने के लिए काफी है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी का एक बयान इस वक्त वायरल है। इनका कहना है कि अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाकर भी अकेले स्कूल और कॉलेज मत भेजो। ये उन्होंने कहा रमजान के दौरान, कि रमजान के दौरान अपनी लड़कियों को स्कूल और कॉलेज अकेले ना भेजे, ये हराम है, हराम है। जो ऐसा करते हैं अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा। क्या कोई इस पर मौलाना से सवाल करेगा? अब दूसरी खबर सुनिए। ये महाराष्ट्र से है जहां 1 दर्जन कट्टरपंथी अकेली मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच रहे हैं। लड़के भी मुस्लिम हैं, लड़की भी मुस्लिम है, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। वीडियो भी बनाई जाती है बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम की। लड़की चीख रही है मुझे छोड़ दो, लेकिन मजाल ये लोग सुनने को तैयार हों। इस लड़की पर यह भीड़ आरोप लगाती है कि ये गैर मुस्लिम के साथ घूम रही थी। इस घटना पर धर्मनिरपेक्षता की चादर में लिपटे चाटुकार क्या टीका टिप्पणी करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दुकानों को बंद होने का खतरा होगा। इस पर अपना पर्सनल मामला भी से बता सकते हैं। एक और सुनिए, यह घटना बरेली उत्तर प्रदेश की एक महिला की है जिसका पुराना वीडियो इस वक्त वायरल है। यह महिला हलाला से पीड़ित है। देखिए क्या कहती है। पहले मैं अपने शोहर के साथ निकाह होकर गई, उसने मुझे तलाक दिया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो मैं इस हिसाब से मैं अपने शोहर की अम्मी बन गई। फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा, फिर उन्होंने भाई से रिश्ता बनाने को कहा कि मतलब मैं अब उनकी भाभी बन जाऊं। इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि अब मैं उसकी अम्मी बन जाऊं, कभी भाभी बन जाऊं, कभी बीवी बन जाऊं। क्या इस महिला की ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी नहीं है असलियत को, कि आखिर में असलियत जमीनी हकीकत क्या है? अब वापस से फिल्म पर लौटते हैं। फिल्म में कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर तुम सुरक्षित रहोगी, सिर्फ अल्लाह ही रक्षा कर सकता है, हिजाब पहनो, सुरक्षित रहो। इन बातों पर बहस क्यों नहीं की जाती? केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कहा जा सकता है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदू और ईसाई संगठन एक साथ मिलकर लड़ते हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है इस फिल्म में दिखाया गया तत्कालीन सीएम
अच्युतानंदन का बयान। यह सच है कि केरल में बड़ी संख्या में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है और यह खेल आज का नहीं है बल्कि लंबे अरसे से चला आ रहा है। हाल ही में बैन हुए पीएफआई के लिए काम करने वाले जिहादियों को पीएफआई फंडिंग करता था, लव जिहाद करने पर पैसा देता था, नौकरी देता था, ऐसी तमाम खबरें सामने आई थी। केरल में हुए धर्मांतरण की संख्या की पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो संख्या फिल्म में दिखाई गई है, हो सकता है यह संख्या 32,000 से कम हो या हो भी सकता है यह 32,000 से बहुत ज्यादा हो, क्योंकि 5,000 केस जो कोर्ट की नजर में हैं, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो दर्ज ही ना किए गए हों। एक बात, इन लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि इस बात को तो सब जानते हैं, देश में केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। अंत में आपको एक बात और बता दूं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं से लेकर परंपराओं तक का मखौल उड़ाया जाता है इसी सिनेमा के द्वारा। ये काम करने की इसे आज़ादी आखिर किसने दी? लेकिन ऐसे मामलों में उसकी सिनेमाई को लकवा मार जाता है और इन मुद्दों को घृणा फैलाने वाला, गलत आंकड़े दर्शाने वाला बता दिया जाता है। कश्मीरी पंडितों से सटीक आंकड़े आज तक नहीं पता चल पाए। जो घनघोर दौर दुनिया ने देखा था कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का, ये तो अंदर खाने चलाया जा रहा एक एजेंडा है। इसके सही आंकड़े आखिर कैसे बाहर आएंगे? ऐसे में ऐसा मेरा मानना है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।